वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। एक दिन अचानक वो एक नए शहर में फंस जाते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ कोई इंसान नहीं होता, सब कहीं गायब हो गए थे। लाइफ का कोई नाम और निशान नहीं था। वहाँ रहने के लिए उन्हें वीजा चाहिए होता है और वो वीजा उन्हें तब ही मिल सकता है जब वो मौत का खेल खेलें। लेकिन ये खेल बहुत खतरनाक होते हैं, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। अगर वो ये खेल ना भी खेले तो तब भी उन्हें मार दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या आरएसू अपने दोस्तों को इस मौत की दुनिया से निकाल पाएगा? यही हम आज की कहानी में देखेंगे। कहीं हम तीनों ने बाथरूम में टाइम ट्रैवल तो नहीं कर लिया ना? तो कहानी के शुरू में हमें आरएसू दिखाया जाता है जो एक बहुत ही माहिर गेमर होता है। उसने आज तक कोई गेम नहीं हारी थी। साथ ही वो मैथ और कारों के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। आरएसू अपने डैड और बड़े भाई के साथ रहता था। इतना सब कुछ जानने के बावजूद वो कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए उसके डैड उसे निकम्मा समझते थे। यही वजह थी कि आरएसू को घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। यहाँ उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम कारुबे है जो बाहर में काम करता था, मगर उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसका चक्कर बॉस की बीवी के साथ चल रहा होता है। फिर उसका दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम छोटा था। वो एक कारपोरेट नौकरी करता था। महीने के आखिर में उसकी माँ उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ले लेती थी। वो सेल्फिश थी। ये तीनों की जिंदगी देखकर लगता था कि वो सब अपनी जिंदगी से बहुत नाराज हैं। लेकिन जब भी वो एक दूसरे से मिलते तो अपनी सारी फिक्रें भूल जाते थे। एक दिन वो सिगरेट पीते पीते मजाक में सोचते हैं, काश कोई ज़ोंबी ब्रेकडाउन हो जाए ताकि सब अपनी जिंदगी एक बार फिर शुरू कर सकें। फिर वो सड़क के बीच में मजे करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग के बाथरूम में छुप जाते हैं। अचानक तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं। उनके आसपास कोई आवाज भी नहीं होती। जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। पूरा शहर वीरान और सुनसान है, ना जानवर ना इंसान। पूरे शहर में रोशनी नहीं, लेकिन एक बिल्डिंग के बाहर रोशनी जल रही थी। जब वो वहां जाते हैं तो दरवाजे पर गेम एरिया लिखा होता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो गेट पर लेजर रोशनी चमकने लगती है और वहां उन्हें बहुत सारे फोन मिलते हैं। फोन उठाने पर इन फोन्स के लॉक उनके चेहरों से खुल जाते हैं। इन फोन्स पर खेल के रूल्स लिखे होते हैं और फोन पर एक टाइमर भी चल पड़ता है। फिर वहाँ एक लड़की आती है जो पहले से इसी दुनिया में मौजूद थी। वो छोटा का आईडी कार्ड गेट के बाहर फेंक देती है। गेट की लेजर रोशनी वो कार्ड जला देती है। वो तीनों को समझाती है अगर तुम में से कोई भी यहाँ से बगैर खेल खेले बाहर गया तो उसी तरह मार दिया जाएगा। उसके बाद एक कॉलेज स्टूडेंट भी उनके पास है। तब उनका खेल शुरू होता है। इस गेम का नाम था डेड आर अलाइव और इस गेम का लेवल था 3 क्लब्स, यानी कार्ड की एक नई पहचान। अब वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ 2 दरवाजे थे और उन पर डेड और अलाइव लिखा होता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वो सही दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो सब मार दिए जाएंगे। उनका दोस्त छोटा ये सारा मंजर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि अभी तक उन सबको ये सब मजाक जैसा लग रहा था, जैसे उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर उस कमरे में गैस भर जाती है। उन्हें जल्दी से कोई दरवाजा खोलना था वरना आग लग सकती थी। वो लड़की जो पहले से वहाँ थी कहती है कि हमें अलाइव वाला दरवाजा खोलना चाहिए। स्टूडेंट भी सोचे बगैर वो वाला दरवाजा है, लेकिन बदकिस्मती से वही दरवाजा खोलने पर वो स्टूडेंट फिर वो लड़की खुद डेड वाला दरवाजा खोलती है और सब जल्दी से बाहर निकल आते हैं। वो सब बच जाते हैं। अब सब ने इस खेल को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी जान वाकई खतरे में थी। अगले कमरे में भी 2 दरवाजे थे। वो लड़की आरएसयू को कहती है कि इस बार तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, लेकिन आरएसयू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तब उसका वो दोस्त जो बार में काम करता था उसने दरवाजा खोला और किस्मत ने उसका साथ दिया। वो सही दरवाजा निकला। सब लोग उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब उनके सामने 2 और दरवाजे थे और यहाँ भी उन्हें सही दरवाजा चुनना था। आरएसयू के दोस्त ने उससे कहा अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि आरएसयू एक बहुत अच्छा गेमर था। तब आरएसयू को याद आता है कि जब वो इस बिल्डिंग में आ रहा था तो उसने एक मैप देखा था जिसमें 7 कमरे बने हुए थे और इन सब को बचने के लिए हर कमरे का दरवाजा खोलना होगा। अब सब अगले कमरे में पहुंचते हैं जहाँ फिर वही मंजर होता है। आरएसयू अपने दोस्त का फोन लेता है और पुरानी रिकॉर्डिंग दोबारा देखता है तो वीडियो में आरएसयू देखता है कि उस दरवाजे के आगे कोई रास्ता नहीं था। अब उसे समझ आ जाती है कि उसे कौन सा दरवाजा खोलना है और कौन सा नहीं। उसे दरवाजों का पैटर्न समझ आ गया था, इसलिए इस बार आरएसयू वक्त खत्म होने से पहले उसी दरवाजे को खोल देता है। इसी दौरान उसका दोस्त छोटा जख्मी हो जाता है और वो गेम से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने 3 ऑफ क्लब्स का कार्ड पड़ा होता है।
फिर सबके फोन पर एक मैसेज जाता है कि उन्हें 3 दिन का वीजा मिल गया है, क्योंकि ये कार्ड 3 ऑफ क्लब्स का था। अब आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि ये कार्ड्स असल में क्या मतलब रखते हैं। इनके गेम में क्रॉन्स वाले कार्ड खास अहमियत रखते हैं। हर कार्ड की एक अलग टाइप होती है। अगर कार्ड स्पेड का हुआ तो गेम फिजिकल पावर वाली होगी, मतलब उन्हें खुद जिस्म से लड़ना पड़ेगा। अगर कार्ड क्लब का हुआ तो मतलब पूरे ग्रुप को मिलकर गेम खेलनी पड़ेगी। अगर कार्ड डायमंड का हुआ तो ये दिमाग से जीतने वाला खेल होता है, यानी इंटेलिजेंस का इम्तिहान। और अगर कार्ड हार्ट का हुआ तो खिलाड़ियों को एक दूसरे को धोखा देना होता है। अब भी उन्हें वीजा की असलियत समझ नहीं आई थी, मगर हकीकत उन्हें तब समझ आई जब उनके सामने एक आदमी मारा गया। एक लेजर लाइट ऊपर से आकर उसे जला देती है। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनका वीजा खत्म हो गया तो सबको इसी तरह मार दिया जाएगा, और ये वीजा वो तभी हासिल कर सकते हैं जब वो मौत के खेल में जीते। अब वो एक घर में आते हैं और आराम करने लगते हैं, क्योंकि आरुषु के दोस्त का पैर जख्मी हो गया था और उनके पास 3 दिन का वीजा भी था। पता चलता है कि रेडियो चल रहा है, जबकि बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद थीं। क्योंकि इसमें ऐसी चिप नहीं होती। लेकिन ये काम कर रहा है। वो लड़की जो पहले से यहाँ फंसी हुई थी, वो अपनी कहानी बताती है कि वो भी 3 दिन से यहाँ फंसी हुई है और उसने अब तक 2 खेल खेले हैं। फिर वो सब बैठकर बातें करते हैं और सोचते हैं कि अचानक सब लोग कहाँ गायब हो गए थे, आखिर क्या हुआ और हम यहाँ कैसे पहुँचे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक हो सकता है, एक ऐसा हथियार जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फीयर में विस्फोट करके पूरे शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब कर सकता। यहाँ आरएसयू फैसला करता है कि उसी रात वो भी खेल में जाएगा और अगर उन्हें खेल में कोई डॉक्टर मिले तो वो उसे इलाज के लिए साथ ले आएंगे, क्योंकि जख्मी दोस्त की हालत वाकई खराब थी। वो लड़की अब उनके पास रहती है और वो अपने जख्मी दोस्त को छोड़कर दोनों खेल खेलने चले जाते हैं। जब वो गेम वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ और भी 13 खिलाड़ी मौजूद थे। हमें एक लड़का नजर आता है जिसके सफेद बाल हैं और वो अपना डिवाइस चार्ज कर रहा होता है। इसका नाम चिशिया है। दूसरी तरफ एक लड़की भी जिसका नाम युसागी है। वो एक माउंटेन क्लाइंबर है और अकेले काम करना पसंद करती थी। उस खेल का नाम टैग था, मतलब उन्हें टैगर पकड़ने वाले से बचना था। इस लेवल का कार्ड स्पीड 5 था। इसका मतलब ये था कि खेल फिजिकल होगा, यानी उन्हें अपनी ताकत और हरकत से बचना था। इन्हें गेम में एक कमरा ढूंढना था जिसमें एक बटन था। वो बटन दबाने से खेल खत्म हो जाता। इस खेल के लिए वक्त 20 मिनट था। अगर वो ये खेल खत्म ना कर पाए तो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी और सब मार दिए जाएंगे। अब सब अलग अलग होकर इस दरवाजे और कमरे की तलाश शुरू कर देते हैं। वो चिशिया इस बिल्डिंग की छत पर भी खड़ा था और आराम से सब कुछ देख रहा था। अचानक वो टारगेट आ जाता है जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ था। यहाँ मौत का खेल शुरू हो गया। वो टारगेट बेदर्दी से सब पर गोलियां चलाने लगा। आरएसयू ने देखा और समझा कि इस मास्क की वजह से टारगेट सिर्फ आगे देख सकता है, दाएं या बाएं नहीं। आरएसयू ने ये बात वहाँ मौजूद सबको बता दी। फिर युसागी ने एक पाइप की मदद ली और ऊपर जाकर दरवाजे चेक करने लगी। वहाँ उसे एक और खिलाड़ी मिला जिसका नाम आगोनी था। उसके हाथ में एक अजीब घड़ी लगी हुई थी। आगोनी एक ट्रेंड वॉरियर था। उसने अपने साथी से कहा कि तुम इस टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करो, मैं पीछे से मार दूंगा। जब साथी ने टारगेट को नीचे लाया तो आगोनी ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसने वेट किया कि गोलियां खत्म हो। अगोनी बहुत अजीब आदमी निकला। फिर उसने उसी टारगेट के ऊपर गैस छोड़ दी और उसे मारने की कोशिश की। उसी दौरान आरएसयू को एक दरवाजा मिला जिसके इर्द गिर्द गोलियों के निशान थे, वरना टारगेट इतनी गोलियां क्यों चलाएगा। चिशिया भी ये बात समझ गया और वो आरएसयू के साथ उसी कमरे में गया, लेकिन वहाँ उन्हें एक और टारगेट का सामना हुआ। चिशिया ने अपने चार्ज हो रहे डिवाइस से उस टारगेट को झटका दिया जैसे हम पहले से देख चुके थे, मगर वो टारगेट फिर होश में आ गया और उसने अटैक कर दिया। आरएसयू दूसरे कमरे में भागकर पहुंचा जहां 2 बटन थे और वो बटन एक साथ दबाने थे। आरएसयू ने हेल्प के लिए युसागी को बुलाया। वो आकर देखती है कि टारगेट भी करीब पहुंच रहा है और आरएसयू से लड़ रहा है। फिर युसागी ने चिशिया की डिवाइस की मदद से टारगेट को झटका दिया। उसके बाद दोनों ने एक साथ छलांग लगाकर दोनों बटन एक साथ दबाए। वक्त खत्म हो गया था, मगर वो अपना काम 1 सेकंड पहले मुकम्मल कर चुके थे। जब उस टारगेट ने अपना मास्क हटाया तो वो एक औरत निकल आई। तब पता चला कि वो भी एक खिलाड़ी थी और उसका फर्ज यही था कि सबको मार डाले। आरएसयू देखता है कि इस औरत की गर्दन पर पट्टी बंधी हुई है। कुछ देर बाद वो पट्टी जोर से फटती है और धमाके से वो औरत मर जाती है। उसके बाद आरएसयू का दोस्त वाकी टाकी पर बात कर उन्हें एक बीज तलाश करना होता है। चिशिया उसी औरत के पास से एक कागज का टुकड़ा उठाता है जिस पर कुछ लाइंस बनी होती हैं। वो उसे अपने पास रख लेता है। जब वो सब घर वापस आकर बात करते हैं तो आरएसयू का वो दोस्त जो बार में काम करता था उन्हें वही मैसेज बताता है जो उसने वाकी टाकी पर सुना था। यहाँ वो लड़की जो उस लड़के के साथ थी उसका वीजा खत्म होने वाला होता है, इसलिए उन्हें दोबारा खेल खेलना पड़ता है ताकि नया वीजा मिल सके।
अब ये चारों एक नया खेल खेलने जा रहे थे जिसका नाम था हाइड एंड सीक। इस खेल में उन्हें एक दूसरे से छुपना और तलाश करना था। खेल शुरू करने से पहले सबको हेडफोन और चश्मे दिए जाते हैं। जैसे ही वो पहनते हैं उनकी गर्दन के लाक बंद हो जाते हैं और उनकी गर्दन पर वही पट्टी आ जाती है जो इस औरत की गर्दन पर थी। फिर वो चश्मों के जरिए एक दूसरे के चेहरे स्कैन करने लगते हैं। इस खेल का लेवल था 7 हार्ट्स और दिल का मतलब होता है एक दूसरे को धोखा देना। खेल का रूल ये था कि एक बंदा वुल्फ बनेगा और बाकी सबको उससे छुपना होगा। अगर कोई खिलाड़ी उस भेड़िए को पहचान लेगा तो वो खुद भी भेड़िया बन जाएगा। खेल शुरू होने के 15 मिनट बाद जो शख्स आखिर तक वुल्फ बनकर रहेगा उसके अलावा बाकी सब मारे जाएंगे, यानी सिर्फ एक बंदा जिंदा बचेगा। जब आरएसयू का छोटा दोस्त सुनता है कि सबको मार दिया जाएगा तो वो घबराकर अपनी गर्दन की पट्टी उतारने की कोशिश करता है। आरएसयू कहता है पागल मत बन, ऐसा किया तो फट जाएगी। इसी दौरान आरएसयू और उसका छोटा दोस्त एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं आरएसयू वुल्फ बन जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि भेड़िया बनने के लिए एक दूसरे की आंखों में देखना होता है। फिर वो लड़की वुल्फ बन जाती है और जाकर बाग में छुप जाती है। वो चाहती है कि कोई उसे 15 मिनट तक ना ढूंढ सके ताकि वो जिंदा बच जाए, लेकिन आरएसयू का दोस्त उसे ढूंढ लेता है। दोनों के दरमियान सख्त फाइट शुरू हो जाती है। आरएसयू भी वहां पहुंच जाता है। वो लड़की को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसी दौरान वो खुद भी वुल्फ बन जाता है। अब सब आरएसयू को घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त उसका छोटा दोस्त वहां पहुंचता है और आरएसयू को कहता है दौड़ जा, अपनी जान बचा ले। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो एक साथ हंसते खेलते थे और कितना अच्छा वक्त गुजारा करते थे, मगर अब इस खेल ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। आरएसयू रोता है, सब यादें आंखों के सामने आती हैं। वो अपने दोस्तों को ढूंढता है, आवाजें लगाता है, कारुबे, चौथा। तुम दोनों को याद है? वो खुद उससे छुप गए थे। वो चाहते थे कि वो बच जाए और वो ये गेम जीत जाए। गर्मियों में जब हमने बर्फ से नूडल्स बनाए थे। मेरे सामने आओ प्लीज। वो बात बताए बिना रहा नहीं जाता ना कारुबे। कारुबे, आरएसयू, कहाँ हो तुम लोग चौथा? हमारे लिए जियो। तुम लोगों के बिना नहीं जीना है मुझे। आखिरी सेकंड्स में आरएसयू को उसका दोस्त बाहर मिलता है। वो आरएसयू से कहता है आरएसयू थैंक यू, और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन की पट्टी फट जाती है और वो मर जाता है। आरएसयू के तीनों दोस्तों की गर्दनें उड़ चुकी थीं। आरएसयू गम से निडाल होकर रोने लगता है। अगले दिन युसागी खाने की तलाश में निकलती है तो उसे आरएसयू सड़क पर बेहोश पड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। जब आरएसयू होश में आता है तो वो उसे सब बताती है, तुमने खेल में मेरी हेल्प की थी इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। फिर युसागी अपने बारे में बताती है, मेरे डैड एक बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर थे। उन्हें ऊंचाइयों पर चढ़ने का बहुत शौक था, मगर जब वो मर गए तो मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि उन्होंने सुसाइड कर ली। उसका मतलब ये है कि एक दिन हम सबको अपने प्यारों को खोना ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उनके साथ मर जाएं। मौत तब ही आएगी जब हमारा वक्त होगा। जब तक हम जिंदा हैं हमें लड़ना है। युसागी के ये अल्फाज आरएसयू को हौसला देते हैं। आरएसयू फैसला करता है कि वो इस खेल के असल मास्टरमाइंड को तलाश करेगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगा, मगर उनका वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए वो रात को एक गेम एरिया के टनल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बस में 3 खिलाड़ी मिलते हैं जो पहले ही 3 गेम्स जीत चुके थे और आपस में बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे। इनमें से एक खिलाड़ी का पैर जख्मी था, वो सही से चल नहीं सकता था। इस गेम का नाम था डिस्टेंस और इसका लेवल था क्लब ऑफ 4, यानी टीम वर्क वाला खेल। सबको मिलकर एक साथ खेलना था और 2 घंटे के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो अंजाम सब जानते थे। इनके फोन में एक इंडिकेटर था जो दिखा रहा था कि कितना फासला तय करना है। पहले वो बस चलाने की कोशिश करते हैं, फिर सब उतरकर दौड़ना शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरह वो फासला मुकम्मल कर सकें। अब उन्हें सुरंग के दूसरे किनारे तक पहुंचना था जो बहुत लंबा और खतरनाक रास्ता था। जो खिलाड़ी जख्मी था वो दौड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा तुम लोग आगे बढ़ जाओ, मुझे छोड़ दो। दोस्त जाना नहीं चाहते थे, मगर क्या करते, वक्त बहुत कम था। आखिरकार वो उसे वहीं छोड़कर आगे निकल गए। जब वो तकरीबन 6 किलोमीटर फासला तय कर चुके तो अचानक एक काला चीता वहां आ गया। उसने उन तीनों में से एक खिलाड़ी पर अटैक कर दिया जो पहले उन्हें बस में मिला था और उसे वहीं मारकर खा रहा था। चीता उसे खाने में बिजी था। तब बाकी तीनों ने मौका देखा और वहां से तेजी से भाग निकले। आगे जाकर आरएसयू को एक मोटर बाइक नजर आती है। बाइक में फ्यूल था मगर बैटरी नहीं थी। आरएसयू फौरन फैसला करता है
कि ये बाइक वापस बस के पास ले जाएगा ताकि उसका फ्यूल बस में डालकर जख्मी खिलाड़ी को बचाया जा सके। इधर युसागी और उसके साथी एक और खिलाड़ी आगे बढ़ चुके थे। रास्ते में उन्हें वाटर बैरियर्स नजर आए जिनमें खतरनाक हद तक पानी था। उन्हें मालूम था कि जैसे ही खेल खत्म होगा ये पानी सुरंग में भर जाएगा और सबको बहा ले जाएगा। फिर अचानक पानी तेजी से अंदर आने लगता है। युसागी के साथ वाला खिलाड़ी उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान आरएसू बस लेकर वहां पहुंचता है। युसागी हाथ बढ़ाती है। आरएसू उसे पकड़कर बस में खींच लेता है, लेकिन जोरदार पानी के बहाव से पूरी बस डूब जाती है। जब पानी पीछे हटता है तो वो बस की छत पर आ खड़े होते हैं। अचानक आरएसू देखता है कि बस के ऊपर ही एक लफ्ज लिखा है, गोल। आरएसू ये देखकर चौंक जाता है। अब उसे समझ आती है कि उनके फोन पर जो डिस्टेंस 0 दिख रहा था उसका मतलब ये था कि वो शुरू से ही मंजिल पर बैठे थे, यानी उन्होंने खेल जीत लिया था। उसके बाद आरएसू और युसागी एक पुल के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। आरएसू उसे बीच के बारे में बताता है, कहता है हमें उस जगह जाना है, शायद वहीं इस गेम का मास्टरमाइंड मिले। मैंने सुना है वहाँ कुछ लोग कई दिनों से उस मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे हैं। बातों बातों में युसागी आरएसू को शिकार करने के तरीके सिखाने लगती है। दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी थी। एक दिन वो दोनों गेम एरिया के खिलाड़ियों पर नजर रखे हुए थे। तब उन्हें एक अजीब सी चीज नजर आती है। सबके हाथों में एक ही जैसी घड़ी बंधी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने आगोनी और उसके साथियों के हाथों में देखी थी। उसी लम्हे आरएसू और युसागी को समझ आता है कि ये घड़ी वाले लोग एक खास ग्रुप के मेंबर हैं जो गेम के बाद भी जिंदा रहते हैं। वो एक गाड़ी में बैठकर निकलते हैं और उन लोगों का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुँचते हैं। आरएसू कहता है पूरी सिटी में बिजली नहीं है मगर यहाँ रोशनी जल रही है, यकीनन कुछ ना कुछ राज है यहाँ। इसी दौरान अचानक कोई पीछे से आता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। जब आरएसू और युसागी को होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके सामने कुछ लोग खड़े हैं। उनमें से एक आदमी था जिसे सब हाइटर कहते थे। हाइटर कहता है मैं इस जगह का किंग हूँ और मुझे असल दुनिया का रास्ता मालूम है। दीवार पर सब किंग्स के कार्ड लगे हुए थे। हाइटर बताता है कि ये सब लोग मेरे खास खिलाड़ी हैं। ये गेम्स जीतकर कार्ड लाते हैं और वो सब मेरे पास जमा करते हैं। अगर तुम में से कोई तमाम कार्ड इकट्ठे कर ले तो सिर्फ वही एक शख्स असल दुनिया में वापस जा सकता है। फिर वो आरएसू और युसागी को धमकी देता है, अब तुम्हें एक और गेम खेलना होगा। अगर जीत गए तो कार्ड मुझे दोगे और अगर ना दिया तो अंजाम तुम्हें पता है। आरएसू और युसागी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरन हाइटर के हुक्म को मान लेते हैं। रात होते ही वो सब लोग नया गेम खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहाँ आरएसू देखता है कि आगोनी और चिशिया भी मौजूद हैं। इस गेम में सबको 4 खतरनाक जंगली जानवरों को मारना था, जिनमें एक बड़ा शेर, चीता और ईगल शामिल थे। आगोनी की टीम के पास वेपन्स थे, इसलिए उन्होंने आसानी से जानवरों को मार दिया। दूसरी तरफ युसागी की टीम को एक अलग टास्क मिला। उन्हें अंधेरी बिल्डिंग में एक नंबर तलाश करना था। उनके पास सिर्फ 9 माचिसें थीं रोशनी करने के लिए। युसागी बड़ी मेहनत से वो नंबर तलाश कर लेती है। इधर असल इम्तिहान आरएसू का था। आरएसू के साथ एक सर्जन मौजूद थी जो हाइटर के ग्रुप से थी। वो आरएसू की एबिलिटीज की आजमाइश ले रही थी ताकि ये डिसीजन ले सके कि क्या आरएसू को हाइटर की टीम में रखा जा सकता है या नहीं। आरएसू के साथ जो दूसरा खिलाड़ी था वो ट्रांसफार्मर्स के नीचे खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में पानी भर रहा था। इस गेम का नाम था लाइट बल्ब। इस गेम का लेवल था 4 ऑफ डायमंड्स, यानी ये IQ बेस्ड गेम थी। आरएसू के सामने एक बल्ब लगा था और उसके साथ 3 स्विचेस A, B, C थे। उसे ये पता लगाना था कि इनमें से कौन सा स्विच बल्ब को रोशन करेगा। लेकिन असल मसला ये था कि जैसे ही दरवाजा बंद होता आरएसू वापस जाकर चेक नहीं कर सकता था कि कौन सा स्विच बल्ब को जलाएगा। यानी ये एक जिंदगी और मौत का पहेली वाला इम्तिहान था। दरवाजा बंद करके कोई भी स्विच कितनी बार भी ऑन कर सकते हैं। दरवाजा बंद करो जल्दी। तुम कर क्या रहे हो? वही खड़े रहो। बस को छू कर देखो। जल्दी देखो। गरम है। जवाब है। स्विच A। बिजली गर्मी पैदा करती है। मगर आरएसू अपना दिमाग लगाकर ये काम कर लेता है। खुद जलाने का हमारे पास सिर्फ एक मौका था। बल्ब गर्म है मतलब जला था। सर्जन पहले ही जवाब जानती मगर उसने आरएसू को कुछ नहीं बताया। अब आरएसू वापस होटल आता है और हाइटर के सामने पेश किया जाता है क्योंकि आरएसू भी उसकी टीम का हिस्सा बन गया था। आज हाइटर का वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए वो बताता है कि रात को वो खुद खेलने जाएगा। आगोनी अपने साथियों की तरफ इशारा करता है, शायद आज कुछ खास होने वाला है। अगली सुबह यहाँ सब ये बात कर रहे होते हैं कि असल दुनिया में उनके साथ क्या हुआ होगा। हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे दिमाग में चिप लगाकर। फिर आरएसू को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है तो देखता है कि आगोनी के लोग चिशिया आकर बताता है कि ये सब वो लोग हैं जो होटल के कानून न मानने वाले नशे में थे और उसका एक प्लान है यहाँ से निकलने का। वो कहता है कि पहले हम हाइटर के तमाम कार्ड चोरी करने होंगे,
हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमें असल दुनिया में भेजेगा या नहीं। आरएसू भी इसी प्लान को मान लेता है। जब आरएसू एक मुलाकात के लिए जाता है तो पाता है कि हेक्टर मर चुका है। अगोनी कहता है कि हेक्टर गेम में मारा गया, यानी वो भी खत्म हो गया। अगोनी खुद को नया बादशाह बना लेता है। जब सब जान लेते हैं तो बहुत सैड हो जाते हैं। इसी दौरान चीशिया ने आरएसू को अगोनी के कमरे में भेजा ताकि वो उसकी सेफ से कार्ड चुरा लें। जब वो पासवर्ड बताता है तो सायरन बज उठता है। आरएसू ने गलत सेफ खोल दिया था और अगोनी के बंधु ने उसे पकड़ लिया। अगोनी एक हिरन की पेंटिंग देख रहा था। चीशिया ने समझा कि सेफ इसी पेंटिंग के पीछे है। दूसरी तरफ चीशिया ने सेफ तक पहुंचने के तमाम कार्ड चुरा लिए और अपने दोस्त के साथ होटल से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी दोस्त बीमार महसूस कर रही थी। जब वो होटल से बाहर निकलते हैं तो होटल पर लेजर लाइट चमक रही होती है। मतलब आज रात गेम एरिया यही होटल था और होटल के अंदर सब लोग खिलाड़ी बन चुके थे। फिर एक ऐलान होता है और सबको एक जगह जमा किया जाता है जहां वो एक लड़की को मरा हुआ देखते हैं। किसी ने चाकू से उसे मारा था। उनके फोन पर मैसेज आता है कि तुम्हें इस लड़की के कातिल को 2 घंटों में ढूंढकर बाहर जला देना है। यही खेल है जिसका नाम विच हंट है। अगर वो कातिल को बाहर लाकर जला दें तो गेम खत्म होगा। सब एक दूसरे पर शक करते हैं और अपने दोस्त को आग में झोंकने की कोशिश करते हैं क्योंकि कातिल अक्सर उसकी बहुत करीब रहने वाली साथी नजर आती है। मगर सर्जन लड़की आकर सबको रोक देती है। गोली यहाँ बीच के किसी हथियार की है। ये गोली टोपी वाले के शरीर से मिली है। अब अगोनी भी वहां आ जाता है और कहता है कि सबको मार दो क्योंकि कातिल इन्हीं में से एक है। अगर कातिल मर गया तो खेल खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही पूरे होटल में हंगामा मच जाता है। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आरएसू को भी युसाकी मिल जाती है। वहाँ सर्जन लड़की मुर्दा लड़की के जिस्म से चाकू निकालती है, उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स चेक करने लगती है। दूसरी तरफ चीशिया छत पर अगोनी के एक आदमी से मिलता है और कहता है हम में से कोई एक ऐसा है जो गेम मास्टर से मिला हुआ है और उसने हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसे दे दी। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से में आ जाता है और चीशिया पर गन तान लेता है। मगर तब भी चीशिया फ्लेयर गन से उसे मार देता है। पर आखिर ये विच है कौन? और टाइम ओवर होने तक उसे खुद को बचाना है। गेम शुरू करने के लिए विच को लड़की को मारना पड़ा। कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये दिल का दहला है। इस गेम में अगर मैं विच होती दिल का गेम सबसे बुरा है। तो मैं भी सबको मारती। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ये दिल का गेम खेल चुका हूँ। धोखा देना पड़ता है, इसमें जज्बातों के साथ खिलवाड़ होता है। अगर मैं विच होता, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गेम को कैसे चला था? इधर सर्जन लड़की को भी पता चल जाता है कि असल कातिल कौन है, मगर वो सबको बताने ही वाली थी कि अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अगोनी सबको एक जगह जमा करता है। आरएसू कहता है तुम ही असल कातिल हो। अगोनी जवाब देता है हाँ मैंने ही उस लड़की को मारा है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता कि अगोनी पर अटैक करे। आरएसू कहता है नहीं, तुमने उस लड़की को नहीं मारा, तुमने हाइटर को मारा। अगोनी खुद मान लेता है उसने हाइटर को इसलिए मारा क्योंकि हाइटर का दिमाग यहाँ के हालात से बिगड़ गया था। वो गेम के पीछे अंधा हो चुका था और वो इस सब में अपने दोस्त को खोते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने समझा कि हाइटर की मौत के जिम्मेदार ये सब लोग हैं और वो बदला लेने के लिए होटल में खून खराबा करने लगा। आरएसू कहता है गेम मास्टर अब भी हमारे साथ खेल रहा है ताकि हम सब यहाँ फंसे रहें। ये लड़की असल में खुदकुशी करके मरी है, किसी ने इसे कत्ल नहीं किया। ये बात साबित करने के लिए सर्जन लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है। इतने में मुर्दा लड़की की एक दोस्त कहती है मैं ही डीलर हूँ जो गेम मास्टर से मिली थी। ये सुनते ही अचानक ऊपर से एक लेजर लाइट आती है और उस लड़की को फौरन मार डालती है। अब अगोनी का एक आदमी वहाँ आता है और अंधाधुंध सब पर गोलियां चलाने लगता है, मगर अगोनी आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और दोनों आग में कूद जाते हैं। यूं बाकी सबकी जान बच जाती है। उसके बाद बाकी लोग मरने वाली लड़की की लाश को आग में डाल देते हैं और उसे जला देते हैं। यूं वो खेल खत्म हो जाता है। पूरा होटल जल रहा था। सब लोग बाहर खड़े उसे जलता हुआ देख रहे थे। अब हमें चीशिया नजर आता है जिसके हाथ में 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड था। अब उसे सिर्फ एक फेस कार्ड की जरूरत थी ताकि वो इस दुनिया से बाहर निकल सके। अगले दिन आरएसू मरने वाली लड़के की वीडियो दे। वीडियो में वो लड़की बताती है कि वो दरअसल गेम डीलर है और उसे हर गेम का अंजाम पहले से मालूम था। उसे कहा गया था कि गेम को मजीद इंटरेस्टिंग बनाओ और जिस दिन वो ये राज बताएगी कि वो डीलर है उसी दिन उसे मार दिया जाएगा। वीडियो में एक बेस में भी नजर आता तो ये है साले गेम मास्टर्स। ये जगह है। जगह जगह मुर्दा लाशें पड़ी होती हैं। वहां से चीशिया भी मिलता है जो उसे वही कागज दिखाता है जो आरएसू को उस औरत की जेब से मिला था जो उनका टारगेट थी। असल में वो यहाँ आने का मैप था। आरएसू अभी कुछ समझ ही रहा था कि अचानक लाइट जल उठती हैं। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक औरत नजर आती है जो गेम मास्टर के ग्रुप की मेंबर थी। वो आरएसू को कांग्रेचुलेट करती है और कहती है तुमने तमाम कार्ड जमा कर लिए, अब तुम अगले राउंड में पहुंच गए हो। अगर तुम ये राउंड जीत गए तो तुम्हें फेस कार्ड मिल जाएगा।
इस बार तुम्हें फेस कार्ड्स के लिए लड़ना है। जब आरएसयू और बाकी सब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो वो एक बड़ा बैनर देखते हैं जिस पर एक किंग्स कार्ड बना होता है और वो बैनर पूरे शहर में घूम रहा होता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो आपको सीजन 1 का कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुड बाय।